नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आने वाले 66वीं बीपीएससी पीटी, यूपी पीसीएस पीटी एवं बिहार एसआई मेंस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आया है और अब आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों स्क्रीन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, आपका पैसा कोई छीन सकता है लेकिन ज्ञान नहीं, इसलिए पैसे इकट्ठा करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ज्ञान को बटोरें। दोस्तों, पैसा जो है एक क्षणिक सुख है, लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी अपने ज्ञान को बांट सकते हैं और एक अच्छे समाज को बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कई लोग जो हैं पैसे के बदौलत टांग खिंचाई करने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पैसे से ज़्यादा ज्ञान का महत्व है, पैसा से ज़्यादा ज्ञान ताकतवर है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ज्ञान को बटोरिए और उस ज्ञान की प्रकाश को एक दूसरे में बांटिए, जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को आपके ज्ञान का फायदा हो सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। इसमें आपको सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एवं करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सृजित नहीं थी? ऑप्शन ए है हमजानामा, ऑप्शन बी है रज्मनामा, ऑप्शन सी है बाबरनामा और ऑप्शन डी है तारीख है अल्फी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबरनामा। आंसर सी सही है, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, यदि यहाँ रहता कि कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सृजित थी, तो इसका आंसर दोस्तों बदल जाता और हो जाता ए, बी और डी। लेकिन यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी पुस्तक अकबर के दरबारों के चित्रों से सृजित नहीं थी, तो कौन था? बाबरनामा जो है अकबर के दरबार के चित्रों से सृजित नहीं थी। दोस्तों, अकबर की शाही चित्रणशाला में दशवंत वसावन, मिस्किन आदि प्रमुख चित्रकारों द्वारा अनेक चित्रित पांडुलिपियां तैयार की गई। इनमें प्रमुख है हमजानामा, रज्मनामा, रामायण, अकबरनामा, अनवरे सुहाइली, तारीख हल्फी, खानदान तैमूरिया आदि। तो दोस्तों, हो सकता है नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ से बना दे कि कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सृजित थी, और उसमें ये चारों ऑप्शन नहीं देकर उसमें आपको दे दे रामायण, अकबरनामा, अनवरे सुहाइली और फिर दे दे बाबरनामा, तो बाबरनामा ही नहीं होगा। लेकिन यदि पूछ दे कौन सी पुस्तक अकबर के दरबारों के चित्रों से सृजित थी और हमजानामा, रज्मनामा, तारीख अल्फी ऑप्शन में नहीं देकर आपको दे देगा रामायण, अनवरे सुहाइली, तारीख अल्फी, खानदान तैमूरिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है त्रावणकोर, ऑप्शन सी है विजयनगर और ऑप्शन डी है अहोम। दोस्तों, हजारा राम मंदिर जो है
वह विजयनगर में स्थित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है। हजारा राम मंदिर अथवा हजारा राम मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में बनवाया गया था और यह मंदिर जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित हम्पी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। दोस्तों जनान खाना और कमल महल हजारा राम मंदिर के निकट स्थित अन्य आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, हजारा राम मंदिर कहाँ बनवाया गया था? विजयनगर साम्राज्य नहीं देगा, यहाँ दे देगा हम्पी, तो हम्पी बनवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया। हजारा राम मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु को। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनाए जाते हैं और बनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कामंदक के नीति सार का योगदान किस विषय में है? ऑप्शन ए है तर्कशास्त्र और दर्शन, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है राजनीतिक नैतिकता और ऑप्शन डी है व्याकरण। तो इसका आंसर दोस्तों राजनीतिक नैतिकता हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कामंदकीय नीति सार जो है राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है और इसके रचयिता का नाम कामांदकी अथवा कामंदक है, जिससे यह साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों वास्तव में यह ग्रंथ जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों मुख्यतः राजनीति विद्या का प्रतिपादन करता है और यह ग्रंथ जो है दोस्तों श्लोकों के रूप में है और इसकी भाषा जो है अत्यंत सरल है। तो कामंदक के नीति सार का योगदान जो दोस्तों वो किस विषय में है? तो राजनीतिक नैतिकता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? ऑप्शन ए है गणित, ऑप्शन बी है शल्य विज्ञान, ऑप्शन सी है काव्य शास्त्र और ऑप्शन डी है भाषा विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणित। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है और इस ग्रंथ में पाटीगणित का अर्थ क्या है? अंक गणित से बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। यह प्रश्न जो है दोस्तों लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं जो भास्कराचार्य के क्या थी? पुत्री थी। तो लीलावती किसकी पुत्री थी? तो भास्कराचार्य की। लीलावती जो है भारतीय गणितज्ञ किस भारतीय गणितज्ञ के द्वारा लिखा गया था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भास्कर द्वितीय द्वारा। कब? तो 1150 ईस्वी में। इस ढंग से आपसे प्रश्न यहां से बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? दोस्तों प्रश्न को पढ़ने वक्त आप प्रश्न पे फोकस रहिएगा और प्रश्न के लैंग्वेज को समझिएगा। कभी कभी स्टूडेंट नहीं और है में गड़बड़ा जाते हैं और इसलिए प्रश्न को बारीकी से आपको देखना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो दोस्तों इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? ऑप्शन ए है
दसवंत, ऑप्शन बी है अब्दुसमद, ऑप्शन सी है कल्याण दास और ऑप्शन डी है बसावन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्याण दास। कल्याण दास जो थे ऑप्शन सी सही है। अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे और दसवंत, अब्दुस्समद और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दोस्तों आईने अकबरी में अबुल फजल ने लगभग 15 चित्रकारों का उल्लेख किया है जिनका संबंध जो है दोस्तों अकबर के राज दरबार से था। और ये चित्रकार थे मीर सैयद, अब्दुस्समद, दसवंत बसावन, केशवलाल, मतुकुंद, फारूक कलभग, मिस्किन, माधव, जगन, महेश, रोमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश एवं राम। दोस्तों आप लोग इसे नोट भी करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा और एग्जामिनेशन में यदि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपसे गलत होने की संभावना ना की बराबर होगी। तो यहाँ हम बता दिए आपको कि अकबर के दरबार में कौन कौन चित्रकार थे और कौन कौन नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत के 4 भाषाएं क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से प्रभावित रहा? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा। यहाँ जो है दोस्तों इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ अप्रभावित होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। अप्रभावित रहा। और ये भी हम बताएंगे प्रभावित कौन कौन रहा। दोस्तों 1921-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसका आंसर जो है दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। दक्षिण भारत के 4 भाषाएं क्षेत्रों में से तमिलनाडु जो है असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था। और यहाँ है प्रभावित रहा, अगर रहता तो प्रभावित रहा में हो जाता केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, लेकिन इसका ऑप्शन चेंज हो जाता दोस्तों। ऑप्शन में आपको दे देता केवल ए, ऑप्शन बी में दे देता ए बी सी, ए सी डी। इस ढंग से आपसे क्वेश्चन का ऑप्शन बनता तो इसका आंसर क्या हो जाता? ए सी डी। यदि प्रभावित रहा क्वेश्चन में रहता तो इसका ऑप्शन चेंज होता दोस्तों। तो यहाँ आप लोग अप्रभावित रहा इसको सुधार कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि दक्षिण भारत के 4 भाषाएं क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा। और इसका आंसर जो है दोस्तों तमिलनाडु है जो अप्रभावित रहा था असहयोग आंदोलन से। दोस्तों जनवरी 1921 से पूरे देश में असहयोग आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी और गांधी जी ने अली भाइयों के साथ पूरे देश का दौरा किया, सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए तथा राजनीतिक कार्यकर्ता से मुलाकात की थी। अनेक छात्रों ने दोस्तों सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में भर्ती हो गए और कलकत्ता के विद्यार्थियों ने राज्यव्यापी हड़ताल भी की थी। सी.आर. दास ने आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया तथा सुभाष चंद्र बोस जो है नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए और बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम में भी इस आंदोलन के कार्यक्रम पर काफ़ी अमल हुआ, लेकिन मद्रास में इसे सफलता नहीं मिली थी दोस्तों। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है कंगनहल्ली और ऑप्शन डी है अजंता। दोस्तों
तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला जो है वो कंगनहल्ली में पाया गया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, महान मौर्य शासक सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कंगनहल्ली में पाया गया है। कंगनहल्ली जो है दोस्तों कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। कंगनहल्ली किस स्थल से संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दे देगा बौद्ध, जैन, शैव, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? बौद्ध। कंगनहल्ली कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में। कंगनहल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो भीमा नदी के किनारे स्थित है। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे, किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी है उरिलक ज्विंगली, ऑप्शन सी है इरास्मस और ऑप्शन डी है इग्नाटियस लोयला। इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को उरिलक ज्विंगली होगा, यहाँ जंगली लिखा गया है, इंग्लिश शब्द सही है। और ऑप्शन सी को भी आप सही कर लीजिएगा, इरास्मस होगा ना कि इरास्मुस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही है इसमें, इग्नाटियस लोयला। सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे, उसको इग्नाटिया लोयला ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी दोस्तों? इग्नाटियल कर लीजिएगा, लोयला ने स्थापित क्या था। दोस्तों, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 15 अगस्त 1534 को हुई थी और इसके संस्थापकों में से इग्नाटियस लोयला, पीटर फेवर, फ्रांसिस जेवियर शामिल थे। तो ऑप्शन में यहाँ क्या था? इग्नाटियस लोयला थे, तो ऑप्शन इग्नाटियस लोयला हो गया। यहाँ पीटर ऑप्शन में रहते तो पीटर हो जाता। आदि ऑप्शन में इग्नाटियस लोयला और पीटर रहते और इसमें आपसे बीपीएससी का क्वेश्चन रहता और यहाँ एक ऑप्शन दे देता, इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक, तो आंसर हो जाता ऑप्शन ई पे चल जाता, इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक हो जाता। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1534 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग नहीं बना? प्रश्न को गौर कीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग नहीं बना? ऑप्शन ए है केंद्र में विशाल सेना रखना, ऑप्शन बी है द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत, ऑप्शन सी है सैनिकों को नगद भुगतान और ऑप्शन डी है घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत। तो शेरशाह के सैन्य सुधार का अंग कौन नहीं था दोस्तों? द्रुतगामी तोपखाने की शुरुआत, अर्थात ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, शेरशाह जो है एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। व्यवस्था सुधारक के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो शेरशाह का नाम जो है व्यवस्था सुधारक के रूप में ही जाने जाते हैं। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह को जो है साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। उसने विशाल सैन्य संगठन में सुधार कर सेना को व्यवस्थित तथा अनुशासित किया था। शेरशाह जो है दोस्तों, उसने सैनिकों को नगद वेतन तथापि सरदारों एवं अन्य सैन्य अधिकारियों को जागीरें भी दी जाती थी।
बेईमानी रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथाओं को भी प्रश्रय दिया। दोस्तों, यदि हम किसी प्रश्न में एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन करने का उद्देश्य दोस्तों मेरा है कि आपको उस प्रश्न से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाए। यदि इस प्रश्न से संबंधित कोई और प्रश्न भी बनता है तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटे। इसीलिए हम हर प्रश्न के साथ व्याख्या भी आपके हित के लिए ही करते जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में अधिराष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया? दोस्तों, यहाँ आप सुधार कर लीजिएगा। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः होगा, यहाँ विशेषता नहीं, विशेषता मतलब शिवाजी पर फोकस है। शिवाजी ने भारत में अधिराष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया। ऑप्शन ए है दोस्तों पंडिता रामाबाई, ऑप्शन बी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में अधिराष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास की पुनर्संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। यह किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है कन्नड़, ऑप्शन सी है तेलुगु और ऑप्शन डी है मलयालम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिल। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, ईसा पूर्व दूसरी सदी ईस्वी तक लिखे गए दक्षिण भारत में साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ये साहित्य जो है दोस्तों वो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। तोल्लकपियम, एतुतौके, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय आदि संगम साहित्य है। यहाँ से आपसे प्रश्न ये भी बन सकते हैं, निम्न में से कौन संगम साहित्य है? और ऑप्शन में दे देगा तोल्लकपियम, एतुतौके, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय और ऑप्शन फिर बनाएगा आपका केवल ए सही है, केवल बी सही है या चारों सही है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है खाद, ऑप्शन सी है औषधि और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के तहत पहल पे दांडी मार्च नामक आंदोलन चलाया था, क्योंकि सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगाया जाता था, जबकि नमक जो है दोस्तों वो गरीबों तथा अमीरों प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यक सामग्री होती है। नमक का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ देकर दे देता NaCl। तो आंसर क्या हो जाता है? NaCl को सोडियम क्लोराइड ही बोला जाता है। तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
अब यहाँ प्रश्न आपसे पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दांडी मार्च से। दांडी मार्च कब? तो 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है एनएम जोशी, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बीवी गिरी और ऑप्शन डी है जोसेफ बपतिस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीवी गिरी। बीवी गिरी जो थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं थे और बाकी तीनों जो है एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बपतिस्ता, ये तीनों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे। तो दोस्तों 1920 ईस्वी में एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन दोस्तों 1920 ईस्वी में बम्बई में हुआ तथा लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1920 ईस्वी में मुंबई में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो लाला लाजपत राय बने। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएं लिखी। इनमें से कौन इसका अपवाद है? ऑप्शन ए है श्री अरविंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी सही है। राम मनोहर लोहिया जो है दोस्तों भागवत गीता पर जो टीकाएं लिखी गई उसमें ये अपवाद है, उसमें ये सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों भारत के जो है कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर कई टीकाएं लिखी है, जिसमें श्री अरविंद ने एईजी ऑफ गीता नामक टीका किसने लिखी? तो श्री अरविंद ने। तथा बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा, जबकि महात्मा गांधी के कर्मयोग सिद्धांत में गीता का सार मिलता है एवं इन्होंने भी इस पर टीकाएं लिखी है। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है एईजी ऑफ गीता का रचनाकार कौन है? तो श्री अरविंद। गीता रहस्य किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इस ढंग से आपसे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तु परक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष संघवादी, ऑप्शन बी है धर्मतंत्रीय संघवादी और ऑप्शन सी है कुलीन तंत्रीय और ऑप्शन डी है धर्मतंत्रीय एकात्मक। इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ कर लीजिएगा कुलीन तंत्रीय और ऑप्शन डी में कर लीजिएगा धर्मतंत्रीय एकात्मक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन तंत्रीय। ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? ऑप्शन सी। इसको आप लोग कर लीजिएगा कुलीन तंत्रीय दोस्तों हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था संभवतः कुलीन तंत्रीय था। कैसा था दोस्तों? कुलीन तंत्रीय थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था यह कह पाना दोस्तों थोड़ा सा कठिन है, लेकिन दोस्तों संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन जो है केंद्र थे अथवा उसके प्रांतों की राजधानियाँ थी। हड़प्पा समाज जो है दोस्तों वह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा था खुशहाल मध्यम वर्ग तथा तीसरा था अपेक्षाकृत कुछ कमजोर वर्ग। तो हड़प्पा लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? कुलीन तंत्रीय थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? दोस्तों, पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसमें जो है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी कनिष्क हो जाएगा। पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो कनिष्क था। दोस्तों, कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। दोस्तों, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था तथा इसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, इससे पता चल रहा होगा कि कनिष्क आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? तो कनिष्क है। कनिष्क किस वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो कुषाण वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क ने। शक संवत कनिष्क ने कब चलाया? तो 78 ईस्वी में। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो कनिष्क के काल में हुई। इस ढंग से आपसे प्रश्न कनिष्क से संबंधित बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिन से कामिल के सही अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है धान की फसल, ऑप्शन बी है नगद फसल, ऑप्शन सी है मोटहन अर्थात कोर्स फसल और ऑप्शन डी है सूखे क्षेत्रों में उगाई गई फसल। दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिन से कामिल के सही अर्थ को व्यक्त करता है? जिन से कामिल, जिन्स इस ढंग से नहीं लिखाएगा दोस्तों, ये इस ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। जिन्स एक कामिल डैश दे दीजिएगा, एक कामिल। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है धान की फसल, ऑप्शन बी है नकद फसल, ऑप्शन सी है मोटहन फसल और ऑप्शन डी है सूखे क्षेत्रों में उगाई गई फसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नगद फसल। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों, मुगल काल में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिन से कामिल का अर्थ नगदी फसल है। इसके अंतर्गत दोस्तों गन्ना, कपास, नील तथा रेशम आदि फसलों का भी उत्पादन होता था, जिन्हें क्या बोला जाता था? तिजारती या उत्तम फसलें कहा जाता था। इन फसलों पर दोस्तों अधिक दर पर माल गुजारी नगद रूप में अदा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या करने से आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है प्रश्न से संबंधित या डॉट वो क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया? भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया? ऑप्शन ए है महासंघ, ऑप्शन बी है परिसंघ, ऑप्शन सी है एकात्मक स्वरूप की सरकार और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ।
तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया, और इसमें आपका 4 ऑप्शन है। तो कैबिनेट मिशन जो दोस्तों आपके लिए इंडियन पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया था? तो राज्यों के संघ पर। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अनुसार भारत में अंग्रेजी भारतीय प्रांतों और रियासतों का मिला जुला एक संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे और इसके लिए कर लगा सके। इस संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया? तो राज्यों के संघ पर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके अभिलक्षण है? ऑप्शन ए है हिम नदीय स्थलाकृति, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी स्थलाकृति, और ऑप्शन सी है काष्ठ स्थलाकृति, और ऑप्शन डी है नदीय स्थलाकृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काष्ठ स्थलाकृति। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट काष्ठ स्थलाकृति के उदाहरण हैं। भूमिगत कंदराओं में जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप कंदरा के तल एवं छत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होने लगता है। ये निक्षेप जो है दोस्तों लंबे एवं पतले स्तंभों के रूप में होता है जो कंदरा की छत से लटके हुए प्रतीत होते हैं, और इन्हें स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। और वहीं ऊपर से निरंतर टपक रही जो बूंदें होती है जब धरातल पर गिरती है तो उससे निर्मित आकृति ऊपर की ओर और विकसित होने लगती है, जिसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। तो आपको यहाँ स्टेलेग्माइट का भी, स्टेलेक्टाइट का भी अर्थ समझ में आ गया होगा और स्टेलेग्माइट का भी। यहाँ आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा स्टेलेग्माइट। दोस्तों जब हम ज्योग्राफी का लेक्चर आएंगे तो वहाँ हम आपको विजुलाइज करवाएंगे कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है, बूंद कैसे गिरता है। ये सब मेरी टीम जो है जब ज्योग्राफी का लेक्चर लेकर आएगी आप लोगों के लिए, तो वहाँ एक एक चीज़ को आपको ज्योग्राफी में विजुलाइज करवाया जाएगा। और ऐसे अभिषेक सिविल सर्विसेज पे जीएस से संबंधित वीडियो डाले गए हैं, उसको भी आप देखकर अपनी तैयारी की दिशा को और धार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है पिरोटन द्वीप, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है गंगा सागर द्वीप, और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। यह उद्यान जो है दोस्तों 281.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, और इसका जो निर्माण है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 24 मई 1983 को किया गया था। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान का निर्माण कब किया गया था? तो 24 मई 1983 को। किस अधिनियम के द्वारा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। यह उद्यान कितना वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है? तो 281.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? ऑप्शन ए है रियूनियन द्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप समूह, और ऑप्शन डी है मालदीव। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रियूनियन द्वीप। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों हिंद महासागर में अवस्थित रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी मूल का है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का क्या है? हिस्सा है, जबकि लक्षद्वीप एवं मालदीव
परवाल द्वीप समूह है। अब यहाँ आ जाता क्वेश्चन, इनमें से कौन द्वीप जो है परवाल द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप और मालदीव, ये दोनों जो है दोस्तों, लक्षद्वीप और मालदीव कैसा द्वीप समूह है? परवाल द्वीप समूह है। और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जलमग्न, ये जो है जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। और रियूनियन द्वीप क्या है दोस्तों? रियूनियन द्वीप जो है हिंद महासागर में अवस्थित ज्वालामुखीय मूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है? तुंगभद्रा नदी जो है दोस्तों किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है विजयनगर, ऑप्शन सी है वाकटाक वंश और ऑप्शन डी है पांड्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की भरण पोषण करती थी तुंगभद्रा नदी। अब यहाँ प्रश्न उल्टा कर देता कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा नदी भरण पोषण करती थी? तो तुंगभद्रा नदी। दोस्तों दक्षिण भारत की कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी की गोद में ही विजयनगर का भरण पोषण हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की प्रधान नगरी हम्पी इसी के किनारे अवस्थित थी। दोस्तों राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट ही पाए गए हैं और यह एक विश्व विरासत स्थल है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की प्रधान नगरी जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे ही अवस्थित है। पूछ देगा कि हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूपारीबद्ध बंदरगाह है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है एन्नोर, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है हल्दिया। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूपरीबद्ध बंदरगाह है? भूपरीबद्ध बंदरगाह है, हिंदी में इस ढंग से होगा, भूपरीबद्ध बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह जो है वह एक भूपरीबद्ध बंदरगाह है। हल्दिया जो है दोस्तों हुगली नदी के मुहाने पर स्थित पश्चिम बंगाल का एक भूपरीबद्ध बंदरगाह है, जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, एन्नोर चेन्नई का और मुंबई महाराष्ट्र का खुला बंदरगाह है। अब यहाँ पूछ देगा कि हल्दिया किस नदी का मुहाने पर स्थित है? तो हुगली नदी। किस राज्य का एक भूपरीबद्ध बंदरगाह है? तो पश्चिम बंगाल का। इस ढंग से आपसे प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थल रूप है? ऑप्शन ए है स्टैलेग्माइट, ऑप्शन बी है लैपिस, ऑप्शन सी है घोलरंध्र और ऑप्शन डी है गुहा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैलेग्माइट। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों स्टैलेग्माइट जो है कंदराओं, इंग्लिश में कंदराओं को केव्स कहते हैं, CAVES, केव्स, कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता रहता है, जिसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टैलेग्माइट कहलाता है। इससे पहले भी हम समझा चुके हैं। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। मतलब स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के मिल जाने से किसका निर्माण होता है? केव पिलर्स का निर्माण होता है, कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि लंदन से 10:30 पूर्वाह्न पर समाचार प्रसारित हो तो वह बगदाद
45 डिग्री ईस्ट में किस समय सुना जाएगा? ग्रीनविच टाइम का प्रश्न है। ऑप्शन ए है 7:30 PM, ऑप्शन बी है 9 PM, ऑप्शन सी है 1:30 अपराह्न AM और ऑप्शन डी है 12 बजे दोपहर, मतलब दोपहर का 12 बजे। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और इस प्रकार से यह प्रति घंटा 15 डिग्री की दर से घूमती है। 1 घंटा में कितना? तो 15 डिग्री। तो लंदन स्थित ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर पर है और इराक की राजधानी बगदाद का जो देशांतर है वो 45 डिग्री ईस्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बगदाद का जो समय है लंदन के समय से 3 घंटा आगे रहता है। तो लंदन के समय से बगदाद का समय 3 घंटा आगे रहता है। तो लंदन में यदि 10:30 पूर्वाह्न हो रहा है तो बगदाद में क्या होगा? 1:30 अपराह्न। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। इस ढंग से आपको इस प्रकार के प्रश्न को हल करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 1 घंटा में यह कितना डिग्री के दर से घूमेगी और फिर दोनों का अंतर आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत की नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? यहाँ पूछ रहा है कि भारत के जो प्रवासी नागरिक की श्रेणी है वो भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 2003। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2003। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में प्रविष्ट की गई, जबकि भारत के प्रवासी नागरिक योजना को वर्ष 2005 के संशोधन द्वारा शुरू किया गया और इस योजना की घोषणा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2006 में हैदराबाद में की गई थी। अब पूछ देगा कि इस अधिनियम की जो घोषणा है वो कहाँ किया गया इस योजना की घोषणा? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2006 में हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है अल्पकालीन अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है और ऑप्शन डी है लोकसभा का वरिष्ठतम न्यायाधीश या वरिष्ठतम सदस्य होता है, या लोकसभा का यहाँ क्या हो जाएगा? ज्येष्ठतम सदस्य या वरिष्ठतम। यहाँ सही कर लीजिएगा, ज्येष्ठतम सदस्य या वरिष्ठतम सदस्य भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आम चुनावों के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आम चुनावों के बाद एवं नई सरकार का गठन होने पर लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर, अल्पकालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। अल्पकालीन अध्यक्ष को ही हम लोग प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का पदभार ऐसे सदस्य को दिया जाता है जिसे सदन में नियम, व्यवस्था आदि का अधिकतम अनुभव हो एवं जिसकी छवि जो है एक निष्पक्ष और प्रबुद्ध सदस्य की हो। दोस्तों संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सरकार
प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजती है और इसके बाद जो है राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को क्या करेगा, नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पकालीन अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर भी बोला जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इमानुएल कांत के चिर शांति के सिद्धांत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है गणतंत्रीय संविधानवाद, ऑप्शन बी है युद्ध का उन्मूलन करने के लिए राज्यों के बीच संघीय संविदा, ऑप्शन सी है विश्व सरकार और ऑप्शन डी है व्यष्टि चेतना का रूपांतरण। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यष्टि चेतना का रूपांतरण। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पूछ रहा कौन सा इमानुएल कांत के चिर शांति के सिद्धांत का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज कर देता, लिख देता इमानुएल कांत के चिर शांति के सिद्धांत का भाग है, तो क्या हो जाता, गणतंत्र संविधानवाद, युद्ध का उन्मूलन करने के लिए राज्यों के बीच संघीय संविदा और विश्व सरकार। मतलब ए बी और सी तीनों हो जाते हैं। तो दोस्तों कांट के चिर शांति के सिद्धांत के अनुसार हर राज्य के नागरिक को संविधान के गणतंत्रीय मतलब रिपब्लिकन होना चाहिए, राष्ट्रों के कानून युक्त राज्यों का एक संघ स्थापित किया जाए, सार्वभौमिक नागरिकता वाला विश्व होना चाहिए अर्थात विश्व सरकार होना चाहिए। तो ये तीनों तो होना चाहिए लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो ही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इमानुएल कांत के चिर शांति के सिद्धांत का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। और मणिपुर क्यों होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दिए गए अनुच्छेद 244 खंड 2 और अनुच्छेद 275 खंड 1 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। इस अनुसूची में दोस्तों संबंधित राज्यों के राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद अथवा उस राज्य की विधायिका का कोई विशिष्ट कानून उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगा अथवा परिवर्तन के साथ लागू होगा। किसके साथ लागू होगा? परिवर्तनों के साथ लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के वाद में मार्गदर्शन दिया गया है वह किसके संबंध में है? ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा, ऑप्शन बी है बलात्कार और यौन हिंसा, ऑप्शन सी है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और ऑप्शन डी है स्त्रियों का दुर्व्यवहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। दोस्तों वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा निर्णय के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे और इसके प्रावधान सभी कार्यस्थलों में लागू है। यह निर्णय जो है दोस्तों कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या का कारगर समाधान लाने हेतु आया था। यौन उत्पीड़न के दोषी को सजा देने के लिए कोई विशेष पृथक कानून नहीं बनाया गया है, इसलिए महिलाओं को उचित न्याय दिलाने के लिए वर्ष 1997 में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत नियोजकों को क्या दिया गया था? निर्देश दिया गया था। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही है, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र और राज्य
के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? ऑप्शन ए है सलाहकार अधिकारिता, ऑप्शन बी है आरंभिक अधिकारिता, ऑप्शन है सी है अपीलीय अधिकारिता और ऑप्शन डी है संवैधानिक अधिकारिता। तो यह किसके अधीन आता है दोस्तों? आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निस्तारण जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अधीन आती है। दोस्तों, आरंभिक या मौलिक अधिकारिता में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई निचले स्तर पर न होकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। इसमें संघीय व्यवस्था से संबंधित अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र राज्यों के मध्य विवाद को निपटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया? ऑप्शन ए है उदारतावाद, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सी है मानव की गरिमा और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामलों में भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता को आधारभूत संरचना माना है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की है। न्यायालय ने कहा है कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है? तो एस.आर. बोम्मई बना भारत संघ कब? 1994। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों आप गौर कीजिएगा, संवैधानिक और सांविधिक निकाय में अंतर है, जिसका विस्तृत चर्चा हम लोग अपने लेक्चर में करेंगे। तो ऑप्शन ए है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, और ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है और वर्ष 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 खंड ख जोड़ा गया है, जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों एक सांविधिक निकाय है। यहाँ बात की ना संवैधानिक और सांविधिक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है दोस्तों, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है दोस्तों कब हुआ था? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। तो ये समझिए कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय है और कौन एक सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है
संवैधानिक निकाय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? ऑप्शन ए है चौथी योजना, ऑप्शन बी है पांचवी योजना, ऑप्शन सी है छठी योजना और ऑप्शन डी है सातवीं योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, चौथी योजना। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए, चौथी योजना सही है। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वर्ष 1969 से 74, चौथी 1969 से 74, पांचवी जो है 1974 से 79, छठी जो है 1980 से 85 और सातवीं 1985 से 90। पंचवर्षीय योजना से यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हर 5 वर्ष में। तो दोस्तों वर्ष 1966 से 1969 का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का दौर था। अतः दोस्तों इस पृष्ठभूमि में बनी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का प्रमुख उद्देश्य जो था मुद्रास्फीति को कम करना एवं आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चौथी योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जाकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं और सभी वीडियो दोस्तों फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय रक्षा, ऑप्शन सी है प्रकाश स्तंभ और ऑप्शन डी है सार्वजनिक उद्यान। सार्वजनिक उद्यान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजली जो है सार्वजनिक वस्तु नहीं है। बिजली जो है सार्वजनिक वस्तु नहीं है, लेकिन इसमें कई स्टूडेंट जो है बिजली को ही मार देते हैं। सार्वजनिक वस्तु नहीं है तो बिजली आंसर मार देते हैं, लेकिन सार्वजनिक वस्तु बिजली नहीं है और कई स्टूडेंट जो है सार्वजनिक वस्तु के रूप में बिजली को मानते हैं। तो दोस्तों सार्वजनिक वस्तु जो है अवर्ज्य एवं अप्रतिस्पर्धा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल्य न देने के कारण किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता और किसी एक व्यक्ति द्वारा उपभोग दूसरे की वंचना का कारण नहीं बन सकता। तो इस आधार पर दोस्तों ये चारों में से विकल्प एस क्या है? सही है, बिजली। जब आप पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या आपके घर में बिजली रहेगा? नहीं, बिजली बिल देना पड़ता है। तो कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो बिजली। नेक्स्ट प्रश्न, ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन ए है उस वस्तु की इच्छा, ऑप्शन बी है उस वस्तु की आवश्यकता, ऑप्शन सी है उस वस्तु का मांगा गया परिमाण और ऑप्शन डी है किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की जो मांग है वह किसको निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए वस्तु की मांग का तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी निश्चित समय पर मांगा गया परिमाण वस्तु की मांग को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों मांग का जो नियम है यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग जो है कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दोस्तों वस्तु की मांग जो है किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया क्या है? परिमाण है।
दोस्तों, प्रोफेसर विलास के अनुसार मांग नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में कीमत कम होने पर वस्तु की मांग अधिक होगी तथा कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब एक निश्चित समय में कीमत कम होने पर वस्तु की मांग, ऑप्शन ए दे देगा, अधिक होगा, कम होगा या दोनों होगा। तो क्या होगा? अधिक होगा। और कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगा? कम होगा। तो इसको आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? ऑप्शन ए है असमानता को घटाने पर, ऑप्शन बी है निर्धनता को घटाने पर, ऑप्शन सी है जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पर, और ऑप्शन डी है निर्धन देशों को निकट लाने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्धन देशों को निकट लाने पर। क्यों होगा ऑप्शन डी सही? समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो निर्धन देशों को निकट लाने पर। और समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित होती है? तो असमानता को घटाने पर, निर्धनता को घटाने पर, जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पर केंद्रित होती है। लेकिन केंद्रित किस पर नहीं होती है? तो निर्धन देशों को निकट लाने पर। तो ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, समावेशन रणनीति में सर्वदा विविध तथ्यों का समावेशन किया जाता है। यह किसी देश की समस्या के संदर्भ में प्रयोग में लाई जाती है, जैसे असमानता के स्तर को समाप्त करके समानता के मूल्य को स्थापित करना, योजनाएं चलाकर निर्धनता के प्रति क्रय को कम करना, और जनजातीय आबादी के जीविका के संसाधनों को जुटाना आदि। जैसे आप मान लीजिए वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत जनजातियों के हित में शुरू की गई थी। अब यहाँ प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत किसके हित में शुरू किया गया था? तो जनजातियों के हित में शुरुआत किया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है और किस पर केंद्रित होती है। तो किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो निर्धन देशों को निकट लाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है घरेलू उत्पाद विदेशों से निवल उत्पाद आए, ऑप्शन बी है बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर उत्पादन, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास, ऑप्शन डी है बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर उत्पादन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास। दोस्तों, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद का निर्धारण सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य में आई कमी को घटाकर किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी या सकल घरेलू आय जीडीआई एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है, और यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा आय के योग के बराबर है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वह एकल राष्ट्रीय उत्पाद के विपरीत माना जा सकता है। जीडीपी उस क्षेत्र से संबंधित है जिसमें आय उत्पन्न होती है, और इसके विपरीत जीडीपी एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न निर्गत के मान का मापन करता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या है, जीडीआई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है आईएफसी, और ऑप्शन डी है आरबीआई। तो क्या हो जाएगा आंसर? नाबार्ड। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड जो है भारत का एक शीर्ष बैंक है। मुंबई में अवस्थित इस बैंक को कृषि ऋण एवं ग्रामीण वित्त तथा इनसे संबद्ध परियोजनाओं के नीतिगत मामलों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। नाबार्ड की जो स्थापना है दोस्तों वह 12 जुलाई 1962 12 जुलाई 1962 क्यों की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। यह देश भर में परिचालित है। इसमें प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधान कार्यवाही के रूप में एक मुख्य प्रबंधक है। दोस्तों पूरे देश में नाबार्ड के लगभग 336 जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप कार्यालय और श्रीनगर में एक सेल है। नाबार्ड के अंतर्गत दोस्तों 6 प्रशिक्षण संस्थान है लगभग। नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों का एक पोर्टफोलियो भी है जिसमें जल संभर विकास, आदिवासी विकास और नवोन्मेषी फॉर्म जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो यहाँ प्रश्न आपसे उठ जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1962 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। यही 3 प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है कब। मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है कब। पहला ऑप्शन है अनुलोमतः ब्याज दर के साथ। ऑप्शन बी है अनुलोमतः मूल्य स्तर के साथ। और ऑप्शन सी है अनुलोमतः रोजगार परिमाण के साथ। और ऑप्शन डी है प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ। तो मुद्रा का मूल्य घटता बढ़ता है दोस्तों प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ, अर्थात ऑप्शन डी सही है। दोस्तों रुपये का मूल्य प्रतिलोमतः कीमत स्तर के साथ घटता बढ़ता है। जब रुपयों की कीमत कम होती है तो रुपयों का मूल्य क्या होगा, बढ़ता है, तथा जब रुपयों का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी कीमत क्या होगी, घटती है। तो मुद्रा का मूल्य जो है दोस्तों, मुद्रा का मूल्य जो है, मुद्रा का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कीमत स्तर, 1/, कीमत स्तर। मुद्रा का मूल्य बराबर 1/, कीमत स्तर हो गया। आंसर ये होगा। तो आपको यहाँ पता चल गया कि जब रुपये का मूल्य बढ़ेगा तो उसका कीमत क्या होगा, घटेगा। और जब रुपयों का कीमत कम होगा तो रुपये का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से मुद्रा का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कीमत स्तर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मुद्रा का मूल्य बराबर 1/, कीमत स्तर होगा। कैसे होगा, जो हम अभी आपको क्या किए, समझा दिए कि जब रुपयों की कीमत कम होती है तो रुपयों का मूल्य बढ़ता है, और जब रुपयों का मूल्य बढ़ता है तो उसकी कीमत क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में सैन्य खर्च पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य में भारत का कितना योगदान था। ऑप्शन ए है 2.3%, ऑप्शन बी है 3.7%, ऑप्शन सी है 4.3% और ऑप्शन डी है 5.2%। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, 3.7%। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 27 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल मतलब 2019 अमेरिका और चीन के पश्चात भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। भारत दुनिया का कौन देश है सैन्य खर्च करने वाला, 3rd नंबर का है। रिपोर्ट को ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर शीर्षक के साथ जारी किया गया था, और यह पहली बार है कि जब भारत और चीन शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देशों की सूची में शामिल हुए हैं।
दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और सऊदी अरब पिछले साल चौथे और पांचवें सबसे बड़े सैन्य व्यय करने वाले क्या थे, देश थे। भारत का रक्षा खर्च जो है दोस्तों 6.8% बढ़कर 71.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ साथ भारत के तनाव और प्रतिद्वंदिता इसके बढ़ते सैन्य खर्च के लिए प्रमुख चालकों में से एक है। 30 साल की अवधि 1990 से 2019 में भारत का सैन्य खर्च 259% बढ़ा और 2010 से 19 मतलब एक दशक में 37% बढ़ा। यहाँ प्रश्न इस ढंग से भी आ जाएंगे आपसे कि 30 साल की अवधि में भारत का सैन्य खर्च कितना बढ़ा, तो 259%। 2010 से 19 दशक में कितना बढ़ा है, तो 37%। इस ढंग से भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों भारत का जो सैन्य व्यय है वो 2010 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.7% से गिरकर 2019 में 2.4% हो गया। यहाँ भी एक प्रश्न आपसे बन रहा है कि भारत का सैन्य व्यय 2010 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना था, तो 2.7%। 2019 में कितना है, तो 2.4%। यहाँ पूछ देगा 2010 के मुकाबले 2019 में कितना गिरा, तो इसका अंतर आप लोग निकाल लीजिए। इस ढंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों वर्ष 2019 में वैश्विक सैन्य व्यय लगभग 1917 अरब डॉलर रहा, जो 30 वर्षों में सबसे अधिक है दोस्तों। और यह 2018 में वैश्विक रक्षा व्यय में 3.6% की वृद्धि और 2010 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। तो एक्सप्लेनेशन इसलिए हम लोग दे देते हैं आप लोगों के लिए कि इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया? कौन सी योजना? जीवन अमृत योजना का। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 अप्रैल 2010 को जीवन अमृत योजना शुरू की। जीवन अमृत योजना कब शुरू हुआ? तो 28 अप्रैल 2020 को। कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जो राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना है जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आयुष विभाग द्वारा तैयार विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट नागरिकों को मुफ्त में वितरित करेगी। जीवन अमृत योजना के तहत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश जो है लघु वनोपज संघ द्वारा 50 ग्राम काढ़ा के प्रत्येक पैकेट तैयार किए गए हैं, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च से बना यह काढ़ा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। कितना लोगों को मुफ्त में वितरित करेगा? तो 1 करोड़ लोगों को। इस ढंग से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने बाउंस बैंक लोन स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन से परेशानी झेल रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना 100% राज्य की मदद से चलाई जा रही है और भारतीय मूल के ब्रिटेन के चांसलर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया कि वित्तीय मदद की यह योजना संकटग्रस्त कारोबार में मदद के लिए पहले से उपलब्ध पैकेज के अलावा है। इससे इन्हें और सहायता मिलेगी और इस योजना के तहत दोस्तों छोटे कारोबारी जो हैं पहले 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से
50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने कोरोना महामारी से संघर्ष में जान गंवाने वाले स्वास्थ्य एवं सेवा कर्मियों के परिवार के लिए 1000 पाउंड की बीमा योजना की घोषणा भी की है। तो दोस्तों, यहाँ किस देश ने बाउंस बैंक लोन स्कीम लॉन्च किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने। अब यहाँ दे देता ब्रिटेन के वित्त मंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इस ढंग से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो क्या हो जाता है? ब्रिटेन के वित्त मंत्री। किसके लिए है? तो छोटे कारोबारियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्री सुरेश एन पटेल ने अप्रैल 2020 में किस पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ऑप्शन बी है सतर्कता आयुक्त और ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर, ऑप्शन डी है मुख्य सूचना आयुक्त। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, सतर्कता आयुक्त। दोस्तों, श्री सुरेश एन पटेल जो है 29 अप्रैल 2020 को विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी ने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से पद की शपथ दिलाई। श्री पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशकों का अनुभव रहा है। दोस्तों, वह आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल जो है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 4 वर्ष या 65 साल की उम्र पूरी होने तक रहता है। और आपको यह भी मालूम होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। तो यह प्रश्न आपको बन सकता है कि सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 वर्ष का। कितने साल की उम्र तक होता है? तो 65 साल की उम्र तक। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों के मदद के लिए किस संस्थान ने HCARD रोबोट विकसित किया है? HCARD रोबोट विकसित किया है। ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है CDAC, ऑप्शन सी है IIT मद्रास और ऑप्शन डी है CSIR। इसे आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन बी में जो है CDAC है उसको इस ढंग से लिख लीजिए, CDAC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? CSIR। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, दुर्गापुर स्थित CSIR लैब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए रोबोट डिवाइस HCARD का निर्माण किया है। दोस्तों, रोबोट डिवाइस HCARD जो हॉस्पिटल केयर एसिस्टिव रोबोटिक डिवाइस का संक्षिप्त नाम है, वह कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखने के द्वारा अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं। और यह डिवाइस जो है दोस्तों, वह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है और ऑटोमेटिक एवं नेविगेशन के मैनुअल मोड्स दोनों में ही काम करता है। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है HCARD का फुल फॉर्म क्या है? तो हॉस्पिटल केयर एसिस्टिव रोबोटिक्स डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विक्रम मिस्त्री, ऑप्शन बी है रुचि घनश्याम, ऑप्शन सी है जावेद अशरफ और ऑप्शन डी है TS त्रिमूर्ति। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, TS त्रिमूर्ति। दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी TS त्रिमूर्ति का संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का दूत, भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि TS त्रिमूर्ति किसका स्थान लिए हैं? तो सैयद अकबरुद्दीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अप्रैल 2020
में किस देश ने सजा के रूप में फ्लॉगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है सीरिया और ऑप्शन डी है तुर्की। तो आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, सऊदी अरब ने सजा के रूप में फ्लॉगिंग समाप्त करने की घोषणा की है। सऊदी अरब का जो सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य आयोग के इस निर्णय का यह मतलब है दोस्तों कि अब लोगों को इस सजा के बदले जेल की सजा या जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। इसके तहत फ्लॉगिंग के तहत विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती थी, जिसकी वैश्विक स्तर पर क्या हो रही थी? आलोचना होती रही है। और वर्ष 2014 में ब्लॉगर रईफ बदावी को 10 साल की सजा व 1000 कोड़े मारने की सजा दी गई थी, जिसकी पूरा विश्व में इसका आलोचना हुआ था दोस्तों। इसीलिए अप्रैल 2020 में सऊदी अरब जो है इस सजा को क्या किया? समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 के खतरों को कम करने के लिए नाइटेंगल 19 एवं कर्मी वोट नामक रोबोट की मदद ली गई है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, केरल में कोविड-19 से लड़ने में रोबोट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कोविड-19 इलाज में मानवीय संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, केरल के कन्नूर के अंचारा कंडी कोविड सेंटर में खाना एवं दवा पहुंचाने में नाइटेंगल 19 रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसी तरह एर्नाकुलम में भी कर्मी बोट नामक रोबोट का इस्तेमाल किया और इस रोबोट का विकास असीमोव रोबोटिक्स द्वारा किया गया, जो कि केरल स्टार्टअप मिशन के अधीन कार्य करने वाली कंपनी है। अब यह प्रश्न आपसे पूछ देगा कि जो रोबोट जो का विकास हुआ वह किसके द्वारा हुआ? तो असीमोव रोबोटिक्स का। असीमोव रोबोटिक्स किसके अधीन कार्य करने वाली कंपनी है? तो केरल स्टार्टअप मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूम वीडियो ऐप के विकल्प के रूप में किस कंपनी ने मैसेंजर रूम्स ऐप लॉन्च किया, जिसमें एक साथ 50 लोग वीडियो साझा कर सकते हैं? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है एप्पल। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फेसबुक। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, फेसबुक ने मैसेंजर ऐप में नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर जोड़ा है। कंपनी ने इसे मैसेंजर रूम्स नाम दिया गया है। मैसेंजर रूम्स से एक साथ 50 लोगों से असीमित समय के लिए वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। दोस्तों, मैसेंजर रूम्स का जो मुकाबला है वो जूम ऐप से होगा। हालांकि जूम ऐप के फ्री वर्जन में 100 लोगों को एक साथ अधिकतम 40 मिनट तक वीडियो कॉलिंग करने की सुविधा मिलती है, लेकिन मैसेंजर रूम्स में 50 लोग ही हैं, लेकिन असीमित समय के लिए। मैसेंजर रूम्स के इस्तेमाल के लिए फेसबुक अकाउंट होना जरूरी नहीं है दोस्तों। मैसेंजर रूम्स वीडियो कॉलिंग में कोई भी सिर्फ एक इनवाइट लिंक के जरिए शामिल हो सकता है और मैसेंजर रूम्स में भी जूम की तरह फीचर्स दिए गए हैं। फेसबुक मैसेंजर रूम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वर्चुअल बैकग्राउंड होगा, साथ ही इसमें कई वर्चुअल रियलिटी इफेक्ट्स भी मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को OECD में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? OECD में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आंसर ऑप्शन है कमला हैरिस, बी ऑप्शन है अजीत पाई, सी है नील कत्याल और ऑप्शन डी है मनीषा सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनीषा सी। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी मनीषा सी को आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संगठन OECD में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने से पहले वे विदेश विभाग के अधीन
आर्थिक एवं व्यावसायिक मामलों की सहायक विदेश मंत्री थी। OECD दोस्तों 36 सदस्यीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है OECD जो है कितना सदस्यीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है? तो 36। इससे पहले मनीषा सिंह कहाँ कार्यरत थी? तो विदेश विभाग के अधीन आर्थिक एवं व्यावसायिक मामलों की सहायक विदेश मंत्री थी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो है आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए आशा करता हूं कि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और यह सीरीज आप लोगों को पसंद भी आएगा। दोस्तों आप अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जाकर निरंतर वीडियो को देख सकते हैं और अब करंट अफेयर्स से संबंधित जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स का समायोजन किया जाएगा और एक सीरीज के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स को लाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अधिकांशतः करंट अफेयर्स अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल से ही मिलता जुलता रहेगा। हम लोग करंट अफेयर्स के कंटेंट को इतने अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि आपको किसी और प्लेटफार्म की आवश्यकता नहीं पड़े और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आकर आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर सारी सुविधाएं प्रदान कर सके, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो या प्रैक्टिस सेट का सेक्शन हो या करंट अफेयर्स का। कई यूट्यूब चैनल पर हैं जिससे विद्यार्थियों में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है, किसको देखे किसको छोड़े, और कोई एक चैनल पर एक साथ सभी चीज़ों का समायोजन नहीं है। लेकिन अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल की टीम ने इस कठिनाई को, इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म लेकर आया है जिस पर आप एक साथ एक प्लेटफार्म पर आकर अपनी तैयारी की दिशा की धार को और तेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।